फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में। ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्डर 8 में दिए गए हैं और ऑर्डर 8 का जो प्रोविजन है वो रिटर्न स्टेटमेंट को लेकर के है। ऑर्डर 7 में हमने बताया था आपको कि प्लेंट के फीचर्स होते हैं, प्लेंट दायर करता है प्लेंटिफ, और ऑर्डर 8 में उसी का जवाब देता है डिफेंडेंट। तो ऑर्डर 8 में 10 रूल हैं, 10 रूल्स होते हैं, जिसमें पहला रूल है कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट समन जारी करने के 30 दिन के भीतर डिफेंडेंट को फाइल कर देना चाहिए। अधिक से अधिक उसको 90 दिन का टाइम कोर्ट दे सकती है। विशेष परिस्थितियों में अगर कोर्ट को कन्विंस करता है कि किसी वजह से हम 30 दिन के भीतर फाइल नहीं कर पाए, बीमार पड़ गए थे, हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई थी, या हड़ताल हो गई थी कचहरी में, रेल की पटरी तोड़ दिया था हड़तालियों ने, एनीवे जो उसे कंट्रोल में रीजन नहीं है उसको माइंड में रख करके कोर्ट उसे टाइम दे सकती है, लेकिन ये टाइम मैक्सिमम 90 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर टाइम में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो कोर्ट उस सूट को जो डिफेंडेंट के जो डब्ल्यू रिटर्न प्लेंटिफ को एक्स पार्टी डिक्री दे देती है, जो दिया गया है रूल 10 में। ऑर्डर 8, रूल 9 और 10 में आप देखेंगे कि एक्स पार्टी डिक्री दे देती है अगर टाइमली सूट फाइल नहीं किया है। रूल 9 में है कि अगर आपको एडिशनल में कहना है तो कुछ और कह दीजिए कोर्ट की परमिशन लेकर के, और अगर नहीं कहते, जैसे मान लीजिए कि आपने 30 दिन के भीतर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, तो अब प्रोविजन दिया गया है रूल 9 में कि आप कुछ और 8 में भी है एडिशनल ग्राउंड देना चाहें, एडिशनल फैक्ट रखना चाहें, तो कोर्ट की परमिशन से आप ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो रूल 10 में एक्स पार्टी डिक्री प्लेंटी के फेवर में कोर्ट दायर कर देती है। अब यहां जो बात करने वाले हैं हम रूल 6 और रूल 6A से लेकर के D तक। रूल 6 में काउंटर क्लेम के बारे में कहा गया है, सेट ऑफ के बारे में कहा गया है। सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ बैलेंस ऑफ अमाउंट है। जैसे आप किसी दुकान से डीलिंग कर रहे हैं तो सामान कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, कुछ पैसा जमा कर देते हैं, फिर कुछ बकाया रह जाता है। तो रेगुलर डीलिंग के केस में जनरली होता है कि पैसा जमा करते रहते हैं और सामान लाते रहते हैं, फिर जब हिसाब किताब करना होता है तो एक दिन हिसाब बैठ करके कर लेते हैं। तो हिसाब किताब क्या करना होता है, क्योंकि आप पैसा देते रहते बीच बीच में बिना हिसाब किए, वो सामान भी देता रहता, चलो हिसाब लेजर में लिखता जाता है। तो जब हिसाब किताब करते हैं तो मान लीजिए कि जो दुकानदार है, जो प्लेंटिफ है, आप पर मुकदमा दायर करता है कि आपके ऊपर 1 लाख हमारा निकल रहा है और 1 लाख का वो सूट फाइल कर देता है। आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख में 80,000 मैंने दे दिया है, तो जो 20,000 का अमाउंट होगा उसे कहते हैं सेट ऑफ। कि जब कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि जब भी डिक्री 1 लाख की करें प्लेंटी के फेवर में, दुकानदार के फेवर में, तो 20,000 माइनस करके करें क्योंकि उससे 80,000 ही निकल रहा है, इसे कहते हैं सेट ऑफ। तो रूल 6 में सेट ऑफ के फीचर्स क्या हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सेट ऑफ में होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में या तो लिख दें हमारा इतना सेट ऑफ करना है, या एक अलग से एनेक्चर, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते समय ही। तो जब रिटर्न स्टेटमेंट लिख चुके होते हैं आप, इसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाता। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि सेट ऑफ का क्लेम केवल डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते समय ही कर देना चाहिए, नहीं तो उसको टाइम नहीं मिलता है। हाँ, कोर्ट की परमिशन अगर अलग से किसी वजह से लेता है, कोई अलग से रीजनेबल रीजंस हैं, तो अलग बात है, अदरवाइज ये जो सेट ऑफ का क्लेम है वो रिटर्न स्टेटमेंट इस समय फाइल हो जाना चाहिए। दूसरा, सेट ऑफ केवल लिक्विडेटेड अमाउंट से किया जाता, मतलब जो अमाउंट फिक्स्ड है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपया बाकी है, उसने कहा कि मैंने 80,000 दे दिए हैं, तो 20,000 का ही क्लेम मेरा बकाया है, इसलिए डिक्री में से 20,000 माइनस कर दें। तो यहां देखेंगे 1 लाख भी फिक्स्ड अमाउंट है, 80,000 फिक्स्ड अमाउंट है,
और 20,000 जो सेट ऑफ किया जाता है वो फिक्स्ड अमाउंट है। तो सेट ऑफ हमेशा फिक्स्ड अमाउंट का होता है और केवल मनी के केस में होता है, मनी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी के केस में सेट ऑफ का क्लेम आप नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट कि सेट ऑफ उसी ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। जैसे ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें अगर कोई और ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए 4 बिजनेस करते हैं, तो 4 बिजनेस को लेकर आप खड़े हो गए कि भाई बकाया इसमें इतना कोर्ट का नहीं, आप जो जिस इशू को लेकर के प्लेंटिफ आया है केवल उसी प्लेंट को लेकर के आप सेट ऑफ करिए। पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, दूसरा ट्रांजेक्शन में सेट ऑफ का क्लेम नहीं हो सकता। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, सेट ऑफ का क्लेम जो आप करते हैं तो सेट ऑफ का क्लेम उसी कैपेसिटी में होना चाहिए। उसी कैपेसिटी से कब, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया दुकानदार का, तो सेल और परचेज की कैपेसिटी में होना चाहिए। अगर दुकानदार आपको मान लीजिए 1 लाख रुपया उधार दे देता अलग से, आप बॉरोवर हो गए, डेटर हो गए, तो अब दुकानदार ये नहीं कर सकता कि मेरा बकाया पैसा बाकी, मैंने इसको उधार दिया था। रूल्स कहेगा कि नहीं, जिसका मुकदमा लेकर के आए हैं उसी के बारे में आप सेट ऑफ की बात करिए, बाकी लेन देन जो आपने अलग अलग किया है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए, उसी कैपेसिटी में होना चाहिए, बारोवर और क्रेडिटर की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सेलर और परचेजर की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर डिफरेंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए आपको अलग सूट फाइल करना पड़ेगा। रूल 6 में पहला पॉइंट क्या है कि रूल 6 हमेशा लिक्विडेटेड मनी के बारे में होता, कैश के बारे में होता, मनी के बारे में होता है। चाहे कैश हो, चाहे चेक हो, चाहे ड्राफ्ट हो, लेकिन मनी होना चाहिए। दूसरा, मनी फिक्स होना चाहिए। अगर मनी अनसर्टेन है, मनी बाद में फिक्स किया जाना है, तो सेट ऑफ आप नहीं कर सकते। तीसरा, सेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के दिन ही आपको फाइल कर देना चाहिए। चौथा, सेट ऑफ और प्लेंट को मिला करके कोर्ट का जुरिडिक्शन होना चाहिए। अगर मैटर कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर निकल जाता है तो सेट ऑफ नहीं कर सकते। और पांचवा, सेट ऑफ का जो क्लेम है एक ही ट्रांजेक्शन के लिए, सेम ट्रांजेक्शन के लिए, सेम कैपेसिटी, जो पार्टी अगर सेम कैपेसिटी में है तभी हो सकता है, अदरवाइज कोई सेट ऑफ का क्लेम आप नहीं कर सकते। अब इसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रूल 6A से लेकर के G तक। इसे कहते हैं काउंटर क्लेम। जैसे नाम से ही क्लियर है, काउंटर क्लेम का मतलब जो क्लेम आपने किया है उसके अगेंस्ट हमने अलग से क्लेम किया है। देखिए सेट ऑफ में क्या होता है, क्लेम अलग से नहीं होता, उसी प्लेंट में, उसी मुकदमे में डिफेंडेंट एक अपना अलग क्लेम लेकर के आती है, लेकिन मुकदमा एक ही है। यहां पर काउंटर क्लेम में अब एक दूसरा सूट फाइल हो गया, इसे कहते हैं क्रॉस सूट। जो दूसरा सूट फाइल हो गया, इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्लेंट तो पहले फाइल किया है प्लेंटिफ ने, अब प्लेंटिफ के अगेंस्ट में डिफेंडेंट ने दूसरा सूट फाइल कर दिया। वो अलग बात है, उसी समय फाइल कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया कि मैं दूसरा सूट फाइल कर रहा हूं। कोर्ट अगर परमिट करती है तो काउंटर क्लेम का सूट फाइल किया जा सकता है। बेसिक अंतर आता है, अभी जो डिस्कस करेंगे पहले हम इसको समझा दें आपको कि तो काउंटर क्लेम क्या है, एक इंडिपेंडेंट सूट है। तो जब इंडिपेंडेंट सूट है, इसमें सूट के सारे एलिमेंट होने चाहिए, प्लेंट के सारे एलिमेंट होने चाहिए। प्लेंट के एलिमेंट ऑर्डर 7 में हमने बताया था आपको, ऑर्डर 6 में डिस्कस किया था कि मटेरियल जो फैक्ट है जरूर देना चाहिए, जो रिलीफ क्लेम किया जाए जरूर देना चाहिए। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि अलग से प्लेंट बनाना पड़ता है काउंटर क्लेम में, क्योंकि दूसरा सूट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अलग सूट है, इसे कहते हैं क्रॉस सूट। जब क्रॉस सूट हो गया तो भले रिटर्न स्टेटमेंट में समय दिया जाए, लेकिन इसके लिए आपको अलग से कोर्ट फीस देनी होगी, और इसमें भी देखना पड़ेगा कोर्ट का जुरिडिक्शन है या नहीं है। तो अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउंटर क्लेम के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रांजेक्शन हो। अगर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच मुकदमा चल रहा, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है ए सब्जेक्ट के बारे में, ए इशू के बारे में, तो डिफेंडेंट बी इशू को भी जो किसी दूसरी ट्रांजेक्शन में राइज हुआ उसे ला सकती है।
तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि सेम ट्रांजेक्शन का होना जरूरी नहीं है। दूसरा, कोर्ट फीस जमा करना पड़ता है इसमें क्योंकि दूसरा सूट है। तीसरा, इसमें ऑर्डर 7 में प्लेंट के सारे एलिमेंट होने चाहिए। चौथा, जो काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है डिफेंडेंट का, जिसके लिए उसने काउंटर क्लेम फाइल किया है, वो सूट फाइल प्लेंटिफ द्वारा जो सूट फाइल किया जाता है उसके बाद अराइज होना चाहिए। मतलब प्लेंटिफ जो सूट फाइल करता उसके और रिटर्न स्टेटमेंट के बीच में ही कहीं काज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि सेटअप क्योंकि एक प्लेंट के अगेंस्ट में किया गया था, अलग सूट फाइल नहीं किया गया था, इससे सेटअप में कोर्ट एक ही डिक्री फाइल करती है जो प्लेंटिफ की डिक्री होती है, उसी में वो सेटअप कर देती है, बराबर बैलेंस कर देती है। लेकिन यहां पर कोर्ट अगर चाहे, डिस्कशन कोर्ट का है, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है काउंटर क्लेम में और के सूट में और प्लेंटिफ में, तो कोर्ट एक ही डिक्री में दोनों को निपटा सकती है। नहीं, अगर कोर्ट को लगता है कि अमाउंट ज्यादा है, कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर है, तो कोर्ट का डिस्कशन है, कोर्ट कह सकती है डिफेंडेंट से कि एक अलग से सूट लेकर के आइए, काउंटर क्लेम के फॉर्म में नहीं। तो काउंटर क्लेम में सूट तो होता है दूसरा, लेकिन उसी सूट का काउंटर हो जाता है, तो कोर्ट उसी में, क्योंकि जल्दी, तो पर्पस क्या काउंटर क्लेम का है, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी, टू एक्सेलरेट द डिसीजन, जल्दी डिसीजन हो जाए, समय न लगे, इसलिए कोर्ट ये सोच सकती है कि बजाय अलग से मुकदमा दायर करने के लिए काउंटर, ये जो डिफेंडेंट है इसी में काउंटर क्लेम फाइल करे, इसी में हम दोनों को डिसाइड कर दें। तो अंतर क्या हुआ सेट ऑफ काउंटर क्लेम में? पहला अंतर तो यह हुआ, सेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट में फाइल करती है दूसरी पार्टी, जबकि काउंटर क्लेम में दूसरा मुकदमा होता है, दूसरा सूट होता है जो रिटर्न स्टेटमेंट के समय डिफेंडेंट फाइल करता, मगर दूसरा सूट होता है। वो दूसरा सूट जब होता है तो उसकी कोर्ट फीस होगी, अलग से उसकी प्लेंट लिखी जाएगी, सारे एलिमेंट प्लेंट होंगे जो सेक्शन से, जो ऑर्डर, जो रूल से ऑर्डर 7 में दिए गए हैं। और दूसरा अंतर क्या हुआ? दूसरा अंतर यह हुआ कि सेट ऑफ में एक ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, लेकिन काउंटर क्लेम में एक ही ट्रांजेक्शन होना जरूरी नहीं है, अलग ट्रांजेक्शन के बारे में सूट काउंटर क्लेम किया जा सकता है। तीसरा, काउंटर क्लेम के लिए जरूरी नहीं कि ट्रांजेक्शन सेम हो, डिफरेंट ट्रांजेक्शन में हो सकता है। और इसके साथ साथ काउंटर क्लेम के लिए केवल मनी जरूरी नहीं है, मनी सूट के अलावा भी कोई सूट डिफेंडेंट ला सकता है, जो प्रॉपर्टी का हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, टाइटल का हो सकता है, ला सकती है। जबकि सेट ऑफ के क्लेम में केवल मनी सूट ही ला सकता था डिफेंडेंट। और पांचवा पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट है, जो अंतर है कि काउंटर क्लेम के केस में कोई जरूरी नहीं है कि अमाउंट फिक्स्ड हो या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन फिक्स हो, क्योंकि दूसरा मुकदमा है, इसलिए वैल्यूएशन क्या है क्या नहीं है तो प्लेन में डिसाइड होता है। तो ये 5 अंतर हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में। इसके साथ साथ एक टर्म और आता है, इक्विटेबल सेट ऑफ। आप देखिए, जो सेट ऑफ हम बात कर रहे हैं रूल 6 में, वो लीगल सेट ऑफ है। इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में इंडियन सीपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है, बल्कि उसके लिए अगर आप थोड़ा हिंट देखेंगे कि ऑर्डर 20, जिसमें जजमेंट के बारे में जो ऑर्डर है, रूल 19 में थोड़ा प्रोविजन दिया गया है कि कोर्ट इक्विटी दे सकती है, इक्विटेबल सेट ऑफ दे सकती है। मतलब अगर ट्रांजैक्शन थोड़े बहुत डिफरेंट भी हैं और अमाउंट जो लिक्विड अमाउंट है, जो पैसे का लेन देन, उसके साथ थोड़ा बहुत मूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट जुड़ा हुआ है, तो कोर्ट अगर चाहे तो टाइम बचाने के लिए उन्हें रेमेडी दे सकती है सेट ऑफ की। इसे कहते हैं इक्विटेबल सेट ऑफ। तो इक्विटेबल सेट ऑफ में केवल अंतर यही है, इक्विटेबल सेट ऑफ में कोर्ट को डिस्कशन होता है कि उसी ट्रांजेक्शन के अलावा थोड़ा बहुत डिफरेंट ट्रांजेक्शन अगर है, तब भी वो सेट ऑफ की परमिशन दे सकते हैं। थैंक यू।